मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम बात करें AEDO सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का बात कर रहे हैं। तो ये रुक्मणी का प्रकट है और आज हम बात कर रहे हैं 14 प्रैक्टिस सेट पे। 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप लोग को आज जो 14 सेट देख रहे हैं, इससे पहले 13 सेट हमने कंप्लीट करा चुका है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जो है वो पूरा 13 सेट एक साथ देख सकते हैं। जो चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों के साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या अच्छा लगा और आपको कोई सुझाव देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके जवाबों को हम जो है रिप्लाई करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये सामान्य अध्ययन है। इसके बाद आप लोग को हिंदी इंग्लिश का जो पेपर है वो भी मिलेगा आप लोग को। आइए, मेरा पहला क्वेश्चन है, एक चरम समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? चरम समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन की स्थिति में होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चरम समुदाय परिस्थितिकी अनुक्रम की अंतिम स्थिर और अस्थायी अवस्था है जो किसी विशेष वातावरण में विकसित होती है। इस समुदाय में प्रजातियों की विविधता और जैव भार अधिकतम होता है और जटिल खाद्य जल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन अभिकथन है। ए, जैव विविधता हॉटस्पॉट उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च स्तर की स्थानिकता वाले क्षेत्र है। कारण आपका दिया हुआ है, ये क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से उच्च स्तर के खतरे में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी अभिकथन की व्याख्या जो है कारण नहीं कर रहा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट को परिभाषित ही उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च स्थानिक के आधार पर किया जाता है। किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दूसरा मानदंड यह है कि उसका 70% से अधिक मूल आवास नष्ट हो चुका है, अर्थात वह गंभीर खतरे में है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। जो आपका 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही है वो आपको बता देना है। तो सही उत्तर आपका होगा प्रति एकाक समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण। ये आपका सही है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। साबुन का बुलबुला सूरज की रोशनी में रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो रंगीन दिखाई देने के कारण है प्रकाश के व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस के कारण दिखाई देता है। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, साबुन का बुलबुला पानी की एक बहुत पतली फिल्म से बना होता है जिसकी सतह प्रकाश को परावर्तित करती है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश इस पतली फिल्म पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश बाहरी सतह से और कुछ प्रकाश भीतरी सतह से परिवर्तित होता है। ये दोनों परिवर्तित प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, जिसे हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध जो है तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। ठीक है, तो अभिकथन ए कह रहा है, अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कारण कह रहा है, यह कारण है, अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है। तो ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। वस्तु को कहीं भी रखा जाए, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है।
अवतल लेंस अपने से गुजरने वाली समानांतर प्रकाश किरणें को फैला देता है। चूंकि प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद फैल जाती है और वे वास्तव में कभी नहीं मिलती है, इसके बजाय वे लेंस के उसी तरफ एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण नियम हमेशा लागू नहीं होता है? तो कौन सा संरक्षण नियम लागू नहीं होता है? केवल द्रव्यमान का संरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रियाओं में कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² द्वारा वर्णित। इसलिए अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। इस द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2, तरंग का प्रकार और प्राकृतिक दिया हुआ। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो होगा ये यांत्रिक तरंग होगा, यांत्रिक तरंग। प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। एक्स किरणें जो है आपका वो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। एक्स किरणें भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। और इलेक्ट्रो तरंग ये जो है पदार्थ तरंग, इलेक्ट्रॉन तरंग पदार्थ तरंग है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा बी और सी दोनों का 1 दिया हुआ, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया। ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है क्योंकि इसे संचरण के लिए माध्यम के रूप में जैसे में हवा पानी की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश तरंग एक्स किरणें दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे निर्वात में भी चल सकते हैं, निर्वात में भी चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिनाइडो के बारे में कौन सा कथन सही है? एक्टिनाइडो के बारे में, वे थैलेनाइडो की तुलना में ऑक्सीकरण अवस्थाओं की एक बड़ी श्रृंखला दर्शाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह घटना जिसमें एक ही पदार्थ दो या दो से अधिक रूपों में मौजूद होता है, जिसकी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है बहुरूपता, यानी अपरूपता कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा जब यह घटना तत्वों में होती है तो इसे अपरूपता कहते हैं, और जब यह यौगिक में होती है तो इसे बहुरूपता कहते हैं। दोनों जगह अलग अलग कहते हैं। ठीक है, अपरूपता कब कहते हैं, बहुरूपता कब कहते हैं, समझ गए? अपरूपता तब कहते हैं जब यह घटना तत्वों में होती है, और जब यही घटना यौगिक में होती है तो बहुरूपता कहलाता है। अपरूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन परमाणु की भिन्न व्यवस्था के कारण इसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। कार्बन के अपरूप इसके सबसे अच्छे उदाहरण है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, नियोप्रीन का IUPAC नाम है। तो नियोप्रीन का IUPAC नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक वसा विलेन विटामिन है? वसा में विलेन विटामिन है। तो विटामिन के जो है ये वसा में घुलनशील है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा वसा में जो घुलने वाला विटामिन वो आपका ए है, डी है, ई है और के है। ए डी ई के ये आपके वसा में घुलने वाला विटामिन है। और जल में घुलने वाला यानी जल में विलय होने वाला विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स का है। सॉरी, बी और सी और बी कॉम्प्लेक्स का जो भी विटामिन है वो सब जल में घुलने वाला है। विटामिन के रक्त को थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक उत्प्रेरक अभिक्रिया में एक वर्धक की क्या भूमिका है? तो वर्धक की भूमिका जो है यह उत्प्रेरक की गतिविधि को बढ़ाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।
वर्धक वे पदार्थ होते हैं जिनकी स्वयं की कोई उत्प्रेरक गतिविधि नहीं होती, लेकिन जब उन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाता है तो वे उत्प्रेरक की कार्यक्षमता को बढ़ा देता है। वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय स्थलों की संख्या बढ़ाकर या सतह की संरचना को अधिक प्रभावी बनाकर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलम 1 और कॉलम 2 है, क्वांटम संख्या और निरूपण। क्वांटम संख्या और निरूपण है। देखिएगा, मुख्य क्या है? मुख्य ऊर्जा स्तर। मुख्य का मतलब मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। दिगांशी का मतलब होता है कक्षक की आवृत्ति। दिगांशी का मतलब कक्षक की आकृति। चुंबकीय का मतलब क्या होगा? कक्षक का अभिविन्यास। कक्षक का अभिविन्यास 1 नंबर। चक्रण का जो है इलेक्ट्रॉन का चक्रण। इलेक्ट्रॉन का चक्रण हो जाएगा। तो इस तरह से सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को दर्शाती है। दिगांशी क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को दर्शाती है। कक्षक की आकृति को दर्शाती है। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है, धातु में भर्जन की भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है? भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है? एस को वायु की अधिकता में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भर्जन एक ऊष्मीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फाइड एस के लिए किया जाता है। सल्फाइड एस के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। 60 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिक कूट के बारे में कौन सा कथन गलत है? अनुवांशिक कूट के बारे में, तो यह अतिव्यापी होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, अतिव्यापी होता है। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, अभिकथन ए, बाएं निलय की दीवार दाएं निलय की तुलना में मोटी होती है। कारण है, बाएं निलय को पूरे शरीर की रक्त पंप करना पड़ता है, जबकि दाएं निलय को केवल फेफड़ों तक। तो सही उत्तर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है। ए मेरा सही उत्तर हो गया, ठीक है। देखिएगा, बाएं निलय की मांसपेशियां यानी दीवार दाएं निलय की तुलना में काफी मोटी और मजबूत होती है। बाएं निलय को ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के मध्य से पूरे शरीर में पंप करना होता है, जबकि उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत दाएं निलय को केवल ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक पंप करना होता है, जो एक कम दाब वाले तंत्र है। बाएं निलय में अधिक कार्यभार के कारण इसकी दीवार मोटी होती है। दाएं निलय में फेफड़े की अस्वस्थता रक्त का प्रवाह और फुसफुस धमनी द्वारा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे के वायवीय भागों जैसे पत्तियों से जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है कहलाती है? क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे जड़ों से जल अवशोषित करते हैं और उसे पत्तियों, तनों जैसे वायवीय भागों से वाष्पों के रूप में बाहर निकालते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एंजाइम की विशेषता नहीं है? एंजाइम की कौन सा विशेषता नहीं है? जो वो प्रोटीन प्राकृतिक होते ये तो है, वे अभिक्रिया में उपयोग हो जाते हैं, तो ये आपका एंजाइम की विशेषता नहीं है। वे अभिक्रिया में उपयोग हो जाते, ये नहीं है। वे क्रिया विशिष्ट होते हैं, वे अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ये दोनों सही है। तो आपको क्या होगा, कौन सा विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी आपकी इसकी विशेषता नहीं है, वे अभिक्रिया में उपयोग हो जाते हैं। सही तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। एंजाइम अपनी क्रिया में अत्यधिक विशिष्ट होते हैं, यानी एक एंजाइम आमतौर पर केवल एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। एंजाइम अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बढ़ा देता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है मेरा,
सरीसृपों और पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? तो संयोजी कड़ी जो है आर्कियोप्टेरिक्स को माना जाता है, आर्कियोप्टेरिक्स को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स एक जीवाश्म वंश है जो सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक मध्यवर्ती रूप को दर्शाता है। सामान्य रूप से इसे सरीसृपों के लक्षण थे, जैसे जबड़े में दांत, एक लंबी हड्डीदार पूंछ और उंगलियों पर पंजे। इनमें पक्षियों के लक्षण भी थे, जैसे पंख और डैने, जो आधुनिक पक्षियों की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम लोग। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, एक जीव में एक स्थिर आंतरिक वातावरण के रखरखाव के लिए क्या शब्द है? शब्द क्या है? समस्थापन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, समस्थापन। देखिएगा, समस्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित जीव बाहरी वातावरण में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित अवस्था में बनाए रखता है। समस्थापन प्रक्रिया आमतौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया लूप के माध्यम से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 22, एंटीबॉडी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एंटीबॉडी जो है वे वाई आकार के प्रोटीन अणु है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वे वाई आकार के प्रोटीन अणु है। एंटीबॉडी जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, बड़े वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो अनुकूलिन प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। एंटीबॉडी उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा का हिस्सा जन्मजात प्रतिरक्षा का नहीं है। जन्मजात प्रतिरक्षा का नहीं है। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रजनन विधि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ प्रजनन विधि और दूसरी तरफ जीव है। तो देखिएगा, द्विखंडन अमीबा होगा, मुकुलन को हाइड्रा कहेंगे, मुकुलन का हाइड्रा, बीजाणु निर्माण को राइजोपस, बीजाणु निर्माण को राइजोपस, 4 नंबर, और खंडन को एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। द्विखंडन एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन में जनक के शरीर पर एक उभार बनता है जो नए जीव में विकसित होता है, जैसे हाइड्रा है। बीजाणु निर्माण में कवक जैसे राइजोपस में होता है, जिसमें बीजाणु नए जीव को जन्म देता है। खंडन में जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है और वह प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग पचे हुए भोजन के अवशेष को मुख्य स्थल है? तो ये होगा क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वो कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? निरंतर गति के संबंध में सही है। तो सही उत्तर होगा, यदि हम तापमान बढ़ते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक वृक्ष की पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? संख्या पिरामिड कैसा होता है? उल्टा या तरकू आकार का, उल्टा या तरकू आकार का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, संख्या का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में पहला पोषण स्तर केवल एक बड़ा वृक्ष होता है। 27 नंबर, विटामिन के संबंध में गलत कथन चुने। गलत कथन को बताना है। तो विटामिन B6 को रेटिनॉल भी कहा जाता है, ये गलत है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी का स्कर्वी रोग होता है, ये सही है। B12 को कोबाल्ट कहा जाता है, ये भी सही है।
ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है, ये भी सही है, तो ये गलत है। विटामिन B6 को रेटिनॉल नहीं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ठीक है, जो आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, जो मस्तिष्क के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण, जो मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो दिया हुआ भी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला कथन आपको बताना है। तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ने पर घटती है, तापमान बढ़ने पर घटती है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान प्रकार का प्रश्न है, यानी कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में कह रहा है आपका क्या कि पदार्थ है, और कॉलम 2 में चुंबकीय गुण है, पदार्थ और चुंबकीय गुण है। तांबा, ये क्या है? प्रति चुंबकीय है, तांबा जो है प्रति चुंबकीय, यानी 2 नंबर होगा। एल्यूमिनियम जो है आपका अनुचुंबकीय है, यानी ये हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय, तो अनुचुंबकीय को कहेंगे 3 नंबर, ठीक है। लोहा जो है लौह चुंबकीय है, लोह चुंबकीय हो जाएगा, लोह चुंबकीय हो जाएगा। और सोडियम जो है ये आपका अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय सोडियम, तो ये सही हो गया। इस तरह सही उत्तर आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज पर काम करता है, ये बात गलत है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी जाए। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज पर कार्य करता है, ये गलत है। ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके लिए एक बदलते चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। दृष्टि धारा यानी डीसी एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, बदलता हुआ नहीं, इसलिए डीसी वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, ठीक है। डीसी वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। एक अपचयी ट्रांसफर वोल्टेज को कम करता है और धारा को बढ़ाता है, यह पारस्परिक प्रेरणा पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31। 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया था? डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो ये पटना में किया गया, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये डबल डेकर फ्लाईओवर 2175.50 मीटर लंबा है। यह फ्लाईओवर गांधी मैदान से साइंस कॉलेज तक जाता है, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज तक जाता है। ऊपरी डेक टीयर 2 है, ठीक है। नीचे का डेकर टीयर 1 की लंबाई 1449.30 मीटर है, जो पटना कॉलेज से बिहार नेशनल कॉलेज तक जाता है। और डबल डेकर फ्लाईओवर की लागत 4.22 करोड़ रुपए है, 4.22 करोड़ रुपए। 11 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय उर्दू पुस्तकालय के नए भवन का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 3.07 करोड़ रुपए है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज ने, सही उत्तर ऑप्शन बी है। कार्लोस अल्कराज ने इटली के जैनिक सीनर को हराकर यह खिताब जीता था। यह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज की लगातार दूसरी फ्रेंच ओपन है। इन्होंने कुल 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 5 ग्रैंड स्लैम जीता है। 33 नंबर। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2024 से सम्मानित किया गया है सारा जोसेफ को, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और प्रख्यात लेखिका प्रतिभा रे द्वारा प्रदान किया गया। सारा जोसेफ मलयाली भाषा की प्रसिद्ध लेखिका, नारीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता है। सारा जोसेफ का संबंध केरल से है।
यह पुरस्कार मातृभूमि साहित्य समाज द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले डैश भारतीय क्रिकेट बने हैं। तो ये 11वें भारतीय क्रिकेट बने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईसीसी अपने हॉल ऑफ फेम 2025 में 7 क्रिकेटरों को शामिल करेगी, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी। 9 जून 2025 आईसीसी ने इसकी घोषणा की है। मैथ्यू हेडन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और हाशिम अमला जो दक्षिण अफ्रीका को भी इस सूची में शामिल किया गया, इन सबको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, मीनार और खींचन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया? रामसर स्थल में शामिल किया गया, यह है राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई, जो एशिया में सबसे अधिक है। खींचान आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षी डेमोइसेल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। मीनार आर्द्रभूमि को वर्ल्ड विलेज भी कहा जाता है। वर्ल्ड विलेज कहा जाता है, विलेज। यहाँ 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 जून को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सक्खू ने हमीरपुर जिले में इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार पौधे का रोपण कर हरित आवरण बढ़ाना। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य वन क्षेत्र को बढ़ाकर पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो ये करा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। किसको? प्लास्टिक प्रदूषण को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की मेजबानी कर रहा है। 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो कर रहा है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। 38 नंबर, 3 जून 2025 को आईपीएल का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की किस टीम को हराकर जीता है? तो ये पंजाब किंग्स को। पंजाब। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया। 18वें सीजन के आईपीएल 2025 का फाइनल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। आरसीबी का यह पहला आईपीएल खिताब है। आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब है। क्वेश्चन नंबर 39, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती? तो 2025 किसने जीती? तो ये जीती है ओपाल सुचाता चुआंगसरी ने। ओपाल सुचाता चुआंगसरी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से? तो थाईलैंड से। मिस वर्ल्ड 2025 का उपविजेता इथोपिया की हासेट डेरेज संडमसु बनी। इसमें 108 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑस्ट्रेलियस पुरस्कार प्रदान किया गया सेरेना विलियम्स को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेरेना विलियम्स को। सेरेना विलियम्स एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है। यह पुरस्कार स्पेन का एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार खेल, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। 41 मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर पहल की शुरुआत की गई है? अंकुर पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो ये की गई उड़ीसा द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर की शुरुआत की गई है। अंकुर का पूर्ण रूप है अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिफॉर्म्स है। अंकुर पहल के द्वारा शहरों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। क्वेश्चन नंबर 42, एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई? एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा
हर घर को उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख कार्यक्रम एक परिवार एक उद्यमी शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में बिहार ने कितने पदक जीता है? बिहार ने कितना पदक जीता है? तो बिहार ने जो पदक जीता है वो है 3। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मणिपुर कुल 14 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर है। बिहार इस प्रतियोगिता में केवल 3 कांस्य पदक ही जीता है। 44, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया? किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? तो इसरो ने इसे घोषित किया है 2025 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसरो द्वारा अभी तक 7200 टेस्ट पूरे कर चुका है। गगनयान कार्यक्रम को दिसंबर 2018 में मंजूरी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदान करना है भारत को। 45, भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाई बने। डैश मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाई बने। तो ये जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हुआ। न्यायमूर्ति BR गवाई द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णय 2016 में नोटबंदी को बरकरार रखा था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दौरान वे उस पीठ का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी? वेलेजली ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड रिचर्ड कालिफे वेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रेसों पर प्रतिबंध तथा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इत्यादि वेलेजली के प्रमुख कार्य के रूप में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सिख साम्राज्य का अंतिम राजा निम्न में कौन थे? तो अंतिम राजा दिलीप सिंह है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख राजा के रूप में दिलीप सिंह का शासन काल 1840 से मार्च 1849 तक रहा था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह का जीवन काल 1838 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक है। 48, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी के बीच, 45 से 46 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य क्षेत्र में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ता गया और सिख क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ उन्हें आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में कुल 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45-46 में हुआ, 1845-1846 में, और दूसरा जो है आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के दौरान हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, श्रीरंगपट्टनम की संधि ने किस आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि ने, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों तथा उसके सहयोगियों को देना पड़ा था। इस संधि के तहत टीपू 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध हर्जाना के रूप में देना स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है 1905 में हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन लंदन से इंडिया हाउस द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में किया गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादक श्यामजी कृष्ण वर्मा
द्वारा 1905 से 1914 तक तथा फिर 1920 से 1922 तक किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी? इन चारों ऑप्शन में से किसमें अंग्रेजों की हार हुई थी? तो इन चारों में से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का काल जो है 1767 से 1769 तक था। 67 से 69 तक था। 67 में मराठों तथा निजाम के साथ समझौते कर अंग्रेजों ने मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध युद्ध आरंभ किया था, जिसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 52 नंबर, भारतीय इतिहास में ब्लैक होल नामक घटना कब हुई? ब्लैक होल नामक घटना जून 1756 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के क्रम में सिराजुद्दौला ने कोलकाता में ब्रिटिश फोर्ट पर 20 जून 1756 को आक्रमण किया था। नवाब के इस आक्रमण में ब्रिटिश पक्ष की हार हुई थी। इस आक्रमण के दौरान नवाब की सेना ने एक छोटी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। बंद किए गए अंग्रेजों में से सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे। 23 ही। भारतीय इतिहास में इस घटना को ब्लैक होल की घटना के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना, इसी घटना को। 53, अहमदिया आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? अहमदिया आंदोलन ये होगा, इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे और इसकी स्थापना पंजाब क्षेत्र में हुई थी। तो दोनों हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन को कादायनी आंदोलन भी कहा जाता है। कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार लाना तथा अन्य धर्म में सुधारवादी एवं प्रचारवादी आंदोलन से इस्लाम को बचाना था। 54 नंबर, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना मार्गरेट कंजिस के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाए, मार्गरेट कंजिस। इस संघ का पहला सम्मेलन फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे में आयोजित किया गया था। इस संघ का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा आदर्श समाज बनाना था जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत तथा समान अधिकार को धारण करता हो। 55 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो वो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 बनवाने की पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा का अथक संघर्ष रहा था। इस अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम सितंबर 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया से पारित हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को 1 अप्रैल 1930 से प्रभाव में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, गोलकुंडा साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो गोलकुंडा साम्राज्य का संस्थापक कुली कुतुब शाह। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 राज्यों का उदय हुआ था। बहमनी राज्य के विघटित 5 राज्य अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार एवं बीदर था। अहमदनगर राज्य के संस्थापक मलिक अहमद निजाम बिहारी थे। गोलकुंडा राज्य का संस्थापक कुली कुतुब शाह था और बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। कश्मीर में राजा हर्ष किस वंश के शासक थे? राजा हर्ष, कश्मीर में राजा हर्ष जो थे वो लोहार वंश के शासक थे। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। लोहार वंश के संस्थापक शासक संग्राम राज थे। संग्राम राज का शासनकाल 1003 से 1028 तक रहा था। लोहार राजवंश के एक प्रमुख शासक हर्ष थे और राजा हर्ष का शासन 1089 से 1110 ईस्वी तक रहा था। 58 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो वो था अलबरूनी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद गजनवी गजनी का शासक था। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से
1027 ईस्वी के दौरान 17 बार भारत पर आक्रमण किया, यानी 27 वर्षों में टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी के दरबारी जो विद्वान सब थे वो थे अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, फारूकी थे। ये सब इनके दरबार के विद्वान थे। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उनका दरबारी अलबरूनी उनके साथ भारत आया था। अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी का प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद है। किताब उल हिंद अरबी भाषा में है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है किताब उल हिंद के बारे में। अलबरूनी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद उस समय भारत के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख है। महमूद गजनवी के दरबारी फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना शहनामा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शहनामा, फिरदौसी रचित शहनामा फारसी भाषा में है। इसमें ईरान पर अरबों के अधिकार के पूर्व के शासक कार्यों एवं उसके चरित्र के बारे में लिखा गया है। 59 नंबर, सआदत खां को किस वर्ष अवध का नवाब बनाया गया था? तो सआदत खां को 1722 ईस्वी में अवध का नवाब बनाया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए। सआदत खां 1722 से 1739 तक अवध के नवाब रहा था। सआदत खां का पूरा नाम सआदत खां बुरहान उल मुल्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। 60 नंबर का क्वेश्चन करा चचनामा पुस्तक में से किस क्षेत्र के बारे में विशेष उल्लेख है? चचनामा में तो विशेष उल्लेख सिंध के बारे में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चचनामा के लेखक का नाम अब तक मालूम नहीं चल पाया है। ठीक है, इसका चचनामा पुस्तक किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा सही होगा। बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। शुक्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। क्वेश्चन नंबर 62। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया था। तो भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूगोल शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफ अर्थात लिखना से मिलकर बना है। इरेटोस्थनीज ने देशांतर और अक्षांश की प्रणाली का आविष्कार किया था। इरेटोस्थनीज ने भूगोल का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने कॉस्मोस नामक पुस्तक लिखी थी। कॉस्मोस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो कॉस्मोस नामक पुस्तक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 63। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा युग सही नहीं है? घास क्षेत्र और महाद्वीप है। ठीक है, घास क्षेत्र और महाद्वीप है। तो जो सही नहीं बताना आपको, तो देखिएगा वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका सही नहीं है। वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। ठीक है ना। वेल्ड जो है अफ्रीका महादेश में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है। ये वेल्ड जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है और शीतोष्ण घास का मैदान है। ठीक है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका सही है। पंपास दक्षिणी अमेरिका और स्टेपेज यूरोप, ये सब सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 65। अमेजन वर्षा वन स्थित है। अमेजन वर्षा वन कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह वन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यहाँ ब्राजील 60%, पेरू 13%, कोलंबिया 10% के अंतर्गत होता है तथा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में न्यून मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर जो है मैच द फॉलोइंग है, तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया। विली जो है कहाँ? तो ये ऑस्ट्रेलिया। हरिकेन जो है आपका यूएसए में है और टाइफून जो है चीन में। ठीक है, टाइफून
चीन में। ये सब क्या है, ये पवन है और ये एक तरफ क्या है, ये आपका कंट्री है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 67 नंबर, सैटियांगो राजधानी है। सैटियांगो किसकी राजधानी है, तो सैटियांगो जो है चिली की राजधानी है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इसकी मुद्रा पूछे तो चिली पीसो है। चिली दक्षिण अमेरिका का समुद्री तटीय देश है, समुद्री तटीय देश है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मुद्रा का नाम है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो जापान की मुद्रा का नाम एन है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 69, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास स्थित है, यानी डेबसा पास यानी दर्रा स्थित है। तो सही उत्तर होगा आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा चोटी की ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 71, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 44 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। पुर्तगालियों द्वारा भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार का निषेध करता है, मानव के दुर्व्यवहार का निषेध करता है। तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। मूल संविधान 7 मौलिक अधिकार है, परंतु वर्तमान में अभी 6 है। वर्तमान में कितने, 6 है। 73, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह समिति। किसने, स्वर्ण सिंह समिति। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति का रिपोर्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1776 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है। 74, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से कब हटाया गया, तो ये हटाया गया था 1978 में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1978 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। 75, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रीगण सभी सदस्य हैं। सभी सदस्य क्या हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। 76 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रविलंबन। प्रविलंबन, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 72 तथा राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है जो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। दंड और बंदीकरण दोनों को हटाकर दोषी के सभी दंडदेशों से पूर्णतः मुक्त करना क्षमा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है, राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 ए के तहत उच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं वायु जल थल का प्रधान सेनापति होते हैं। 78 नंबर, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। किसके अध्यक्ष होते हैं,
तो देखिएगा वित्त आयोग के, योजना आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद के, कैबिनेट सचिवालय के। तो ये जो हो जाएगा योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का और कैबिनेट सचिवालय का। 2, 3, 4 तीनों का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 163 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो ये जो होगा अनुच्छेद 226। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक उपचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। 81 नंबर। केंद्रीय सशक्ता आयोग का मुख्य कार्य है। कौन सा मुख्य कार्य है? लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 82 नंबर। 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से किस संस्था से है? किस संस्था से है? तो ये हो जाएगा आपका नगर पालिका से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में 18 विषय को रखा गया है जिस पर नगर पालिका नियम बना सकती है। 83 नंबर। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो उसे व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। जीडीपी से तात्पर्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जीडीपी के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के अंतर्गत कुल वस्तुओं और सेवाओं के योग को शामिल किया जाता है। जीडीपी का तात्पर्य ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। विदेशी निवेश कहलाता है क्या कहलाता है? तो यह बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन करें जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। मांग की कीमत लोच क्या होगी? इकाई से कम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा जब कीमत परिवर्तन एवं कुल व्यय परिवर्तन एक ही दिशा में हो तो मांग की लोच इकाई से कम होती है। जब कीमत के घटने पर व्यय बढ़ता है अथवा कीमत के बढ़ने पर व्यय घटता है तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 87। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लागू की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में सबसे गरीब 1 करोड़ परिवारों को चिन्हित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपए के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना आईआईटी बॉम्बे के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की है। क्वेश्चन नंबर 89। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ा था। वो कहाँ पढ़ रहा था जिसने रुपया का डिजाइन तैयार किया था? तो वो पढ़ रहा था JN विश्वविद्यालय में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। सॉरी 88 नंबर क्वेश्चन है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका कोलकाता में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1971 में हुई थी। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। 89 नंबर क्वेश्चन, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया था वो यहाँ पढ़ रहा था, कहाँ पढ़ रहा था? JN विश्वविद्यालय में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। रुपये के लिए सिंबल के लिए चयनित चिन्ह की रचना IIT बॉम्बे के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उदय कुमार ने की है। क्वेश्चन नंबर 90, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की थी। 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस और विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। किसको? 12 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 91, बूढ़ी गंडक नदी जो गंगा की एक उत्तरी सहायक नदी है का उद्गम स्थल बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो ये है स्वर की पहाड़ियां। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, यह नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभपुर के पास चौतरवा चौर से निकलती है। यह नदी मुख्य गंडक नदी के समानांतर लेकिन उनके पूर्व में बहती है और इसका मार्ग अधिक घुमावदार है। बूढ़ी गंडक बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई लगभग 320 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 92, थोड़ा छोटा कर ले। बिहार में 1 सेकंड, हाँ चलिए अब ठीक है, थोड़ा ऊपर चला। बिहार में नदी के मार्ग परिवर्तन से निर्मित दियारा भूमि की स्थलाकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो यह बाढ़ के मैदान में बनी उपजाऊ भूमि है जो अक्सर अपने स्वामित्व को लेकर विवादित रहती है, स्वामित्व को लेकर विवाद में रहती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संग्रह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भू राजस्व से। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उसके हित में ही उनका हित है, यह किसने लिखी है? यह किसने लिखी है? तो यह लिखने वाला जो है कौटिल्य। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर। 95 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले क्रमशः कौन से हैं? सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले किशनगंज और कैमूर है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किशनगंज बिहार के पूर्वी छोर पर स्थित है और इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल नेपाल से लगती है। कैमूर जिला बिहार के पश्चिमी छोर पर स्थित है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 96 नंबर क्वेश्चन, चंपारण कृषि समिति 1917 जिसकी सिफारिशों पर 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुई, महात्मा गांधी के अलावा निम्नलिखित में से कौन सदस्य था? कौन सदस्य था? तो सही उत्तर होगा आपका DJ रीड, ये था सर फ्रैंक स्लाई और राजा हरिहर प्रसाद और नारायण से उपयुक्त एक से अधिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में झंडा फहराने के प्रयास में शहीद हुए 7 छात्रों में से कौन राम मोहन राय सेमिनारी के छात्र थे? राम मोहन राय सेमिनारी के छात्र थे। सही उत्तर होगा उमाकांत प्रसाद सी, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 98, बिहार के तारापुर गोलीकांड का संबंध किस जिले से था? तो ये मुंगेर जिले से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया गया था। यहाँ 71 लोगों पर पुलिस की गोली चलने के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 15 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हर साल 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया था। 99, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राष्ट्रवादी नेता को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में छात्रों के कर्मचारियों के बीच अशांति भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो वो है डॉक्टर तारनी प्रसाद सी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी शारदा कुमारी देवी और सरस्वती देवी किस राजनीतिक आंदोलन के दौरान अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए विशेष रूप से जानी जाती है? भारत छोड़ो आंदोलन। सही तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 100 क्वेश्चन दिया है। ये सामान्य अध्ययन का है, तो आप लोग चैनल पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और इसमें जो पूरा 15 सेट दिया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे, वो हम 15 कराएंगे। तो आज हमने 14 सेट कराया है। तो इससे पहले जो 13 सेट दे चुका आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, एक एक कर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।